नमस्कार साथियों, आप सभी का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में स्वागत है। मेरे तरफ से आपके लिए एक छोटा-सा प्रयास है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएँ, अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर पाएँ और एक बेहतर परिणाम पा सकें। तो आज का हमारा सेट है मैथ का और इस सेट में टोटल 30 क्वेश्चन हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है और यहाँ पर आज के इस सेट में 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करवाए जाएँगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने लेकर आया है, ये सारा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू है, यानी विगत वर्षों में पूछे हुए ये सवाल हैं। हमने प्रीवियस ईयर ही क्यों लेकर आया? क्योंकि आपके एग्जाम में जितने सारे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पर आधारित होंगे। तो इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर सवाल की प्रैक्टिस अच्छे ढंग से होनी चाहिए। तो मेरे भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने सारे यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, वो सारे क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करेंगे और खुद से सॉल्व करने के बाद ही मेरे सॉल्यूशन को आप कॉपी करेंगे या देखेंगे। बात समझे मेरे भाई? तो चलिए, तो आज के हम लोग सेट का शुभारंभ करते हैं और सबसे पहला जो सेट है हमारा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि P 0,0 Q 8,0 एवं R 0,12 है, किसी ट्रायंगल के शीर्ष है, किसी ट्रायंगल PQR के शीर्ष है, तो कहा जा रहा है कि ट्रायंगल PQR का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम इसका शॉर्टकट सिखलाते हैं कि कैसे आपको बनाने हैं जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। देखिए, कहा जा रहा है कि 3 शीर्ष हैं, 3 शीर्ष कौन-कौन से हैं? तो आपका P है, P है, P कितना दिया गया है? 0,0 दिया गया है। Q है, Q दिया गया है 8,0 और इसी तरीका से एक और वर्टेक्स दिया गया है R, जो है आपका 0,12। तो जब भी इस तरीका से प्रश्न आए, जब भी ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दिखें, तो आपको बनाना कैसे है, पहले इस बात को समझे। जैसे ही एक वर्टेक्स आपको 0,0 दिखाई दे रहा है, जैसे ही ट्रायंगल का एक वर्टेक्स, एक शीर्ष आपको 0,0 दिखा रहा है, 0,0 दिख रहे हैं, तो आपको करना क्या है? दोनों वर्टेक्स का जो पहला है, इसको हमने x, ये हमारा क्या है? x1, ये है हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2 है। इसी तरीका से ये x3 है और ये हमारा y3 है। तो आपको करने क्या है? आपको x2 इंटू y3 करना है और डिफरेंस लेना है y2 इंटू x3 का, y2 इंटू x3 का, और उसके बाद आधा कर देना है। उसके बाद क्या करना है? आधा करना है। कैसे? अब इस बात को हमने लिखा है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, करना क्या है, आपको पहले वाले को और आखिरी वाले को, पहले वाले और आखिरी वाले को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 गुना 8 कितना होता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे 96 होता है। इसी तरीका से 0 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 0 आ जाएगा। तो इसका हम डिफरेंस लेंगे। इसका क्या लेंगे? डिफरेंस लेंगे और डिफरेंस लेकर आधा कर देंगे। डिफरेंस लेकर क्या करेंगे? आधा कर देंगे। तो क्या होगा? तो 96 में से 0 गया तो 96 बचा और 96 का आधा कितना होता है? तो आप कहेंगे कि 48 होता है। तो इसका उत्तर कितना हो गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि 48 हो जाएगा। उत्तर कितना होगा? 48 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात समझे इसको? चलिए, अब इसको हम आपको लॉन्ग में बनाना सिखलाते हैं और आपको हम सैटिस्फाई करवा रहे हैं कि क्या हमने जो बनाया है, इसके उत्तर कहीं फॉर्मूला से अलग तो नहीं आ रहा है। तो देखें, हम इसको रफ कर रहे हैं। आप इसको नोट कर लिए होंगे। आपके मन में जो डाउट आ रहे होंगे, उस डाउट को हम क्लियर भी करेंगे। देखिए, आपको जैसे ही ट्रायंगल का एरिया निकालना होता है, तो निर्देशांक वाले को हम क्या करते हैं? एक फॉर्मूला होता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमें डाटा को सेट करना है, तो डाटा को हम सेट कर लेते हैं। 1/2 x1, x1 कितना है मेरे भाई? 0। तो अब देखिए, यहाँ पर हम थोड़ा सा
शॉर्ट में बताते हैं। x1 यहाँ पर 0 है तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरीका से x2 कितना है, तो आप कहेंगे 8 है, तो 8 हमने लिखा। ब्रैकेट है y3 कितना है, तो आप कहेंगे 12 है, तो 12 माइनस y1 कितना है, तो y1 0 है, तो हम 0 लिख लेते हैं, प्लस x3 कितना है, 0 है, तो ये x3 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तो हमने 0 लिख लिया। बात समझे? तो यहाँ से देखिए हुआ क्या, 12 गुना 8 हुआ, तो 1/2, अब 12 ठे कितना होता है, 96 होता है, तो 96 लिखा। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 48 टाइम्स में, तो आपने देखा कि इसका उत्तर भी कितना आ रहा है। जब हम फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अभी भी उत्तर हमारा 48 ही आया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ट्रिक हमने सिखलाया है वो एग्जाम में आप इससे अच्छे ढंग से आंसर निकाल सकते हैं और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ऐसा ही लिया है। अब आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे थे वो सवाल का जवाब यहाँ पर आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए 2,1 है, बी 4,5 है एवं सी 0,3 है, किसी एबीसी ट्रायंगल के शीर्ष हैं, यानी एक ट्रायंगल है एबीसी और उसका शीर्ष दिया गया है, ए दिया गया है 2,1, बी दिया गया है आपका 4,5 और सी दिया गया है आपका 0,3। ये तीन शीर्ष दिए गए हैं किसी ट्रायंगल के। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। ट्रिक क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर देखिए प्रीवियस जो सवाल थे, प्रीवियस सवाल में हमारा एक वर्टेक्स जो था P 0,0 था, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर किसी वर्टेक्स को कंप्लीट 0,0 नहीं बनाया गया, तो हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 0 बनाएंगे। अपनी मर्जी से क्या करेंगे, 0। तो 0 बनाने के लिए क्या करना है कि देखिए अगर इसे हमें 0 करना है, किसी को भी आप बना सकते हैं, कोई उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें अगर इसे 0 बनाना है तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें से -2 घटा लेते हैं और इसमें से -1 कर लेते हैं। तो सब में हमें यही एक्शन करना होगा, सब में हम यही एक्शन करेंगे। यहाँ -2 -1 घटाएं तो यहाँ भी -2 और -1 घटाएंगे, यहाँ भी -2 और -1 घटा लेंगे। बात समझे? चल यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, 0,0 हो जाएगा। यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। यहाँ 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा। इसी प्रकार से सी की अगर बात की जाए तो सी का कितना होगा, 0 में से -2 घटाएंगे तो माइनस का 2 होगा और 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। तो अब देखिए जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इस ट्रायंगल का भी एरिया होगा, यानी कि 2,1 4,5 0,3 से जो बना हुआ ट्रायंगल है, जितना इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही ट्रायंगल 0,0 2,4 और -2,2 से बनने वाले ट्रायंगल का भी एरिया होगा। तो यहाँ पर करना क्या है, अभी हमने कहा कि एक वर्टेक्स अगर 0 हुआ तो करना क्या है, यहाँ पर देखिए 2 और 2 क्या हुआ, पहले वाले को और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 4 और 2 तो 4 गुना 2 तो माइनस का 8 हो गया। इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कहने का मतलब होता है कि अंतर करना है। तो अंतर करेंगे तो ये लीजिए अंतर, और इसका क्या करना है, हमें आधा करना है। इसका आधा करेंगे तो 4 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और बटा क्या हो गया, 2। 8 है 4 कितना होता है, 12, और 12 का आधा करेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 6 हो जाएगा। 12 का आधा 6, तो इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 6। इसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए कि कितने सरल ढंग से इसको बताया गया है और आप अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 नंबर इससे मिलेंगे। एक ही नहीं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आने हैं और 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे। चल, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन देखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी में
A30 माइनस A20 इक्वल 50 हो तो उस श्रेणी का सार्व अंतर होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है कि जैसे हम जानते हैं कि टी एन अब n के जगह पर यहाँ क्या है 30 है और यहाँ n के जगह पर क्या है 20। यानी कि आपसे कहा गया है कि A30 और A20 का अंतर जो है वो 50 दिया गया है, तो आपसे श्रेणी क्रम का वो सार्व अंतर पूछा गया है। और सार्व अंतर हम किसे कहते हैं? डिफरेंस को, यानी डी को। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो आपको सॉल्व कैसे करना है? इन दोनों का अंतर लेना है। 30 और 20 का अंतर कितना होता है? 10 होता है। यहाँ अंतर कितना, यहाँ कितना है डिफरेंस? 50 है। तो 50 को 10 से भाग कर दीजिए तो कितना हो गया? 5 हो गया। और यही 5 हमारा क्या है मेरे भाई? आंसर है। तो सार्व अंतर हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। सार्व अंतर कितना आ गया? 5 आ गया। आप देखिए कि कितना सरल है। अब आपके मन में सवाल उत्पन्न हो रहे हो कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे भाई इसको भी आप समझिए कि ऐसा हमने क्यों किया। देखिए, कभी भी ऐसा सवाल आ जाए सार्व अंतर निकालने के लिए, आप डायरेक्ट घटाइए और भाग कर दीजिए। इन दोनों का अंतर क्या है? 10 है। 10 से इसको भाग लगा दीजिए, जो भी उत्तर आएगा वही आपका सार्व अंतर होगा। तो अब समझते हैं कैसे। देखिए, अगर Tn का आप फॉर्मूला जानते हैं कि Tn का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ए के एन के जगह पर 30 है तो हम क्या रखेंगे? T30, यानी टी के जगह पर ए है तो ए रखेंगे, टी के जगह पर ए है तो ए रखेंगे, एन के जगह पर 30 है तो ए 30 इक्वल क्या हो गया? ए प्लस एन के जगह पर 30 है तो 30 माइनस 1 कितना हो गया? 29 और इंटू क्या हो गया? डी हो गया। इसी तरीका से अगर A20 की बात की जाए तो A20 कितना है? तो आप कहेंगे ए हो जाएगा प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 होगा, 19 गुना डी हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर दिया गया है तो इन दोनों का जैसे ही हम अंतर निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस 29d माइनस यहाँ से क्या हो गया? a हो गया। ये प्लस माइनस क्या होगा मेरे भाई? माइनस हो जाएगा 19d और ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे 50 के बराबर है। तो आप देखिए कि प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो गया। यहाँ से 29 में से 19 गया तो 10 बचेगा तो 10 डी हुआ। बराबर कितना है? 50 है तो 50 हो गए। तो डी का वैल्यू कितना आया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 50/10 बराबर कितना हो गया? 5। तो आपने देखा कि जो हमने लॉन्ग में बनाया वही हमारा शॉर्ट में एक लाइन में देखते हुए आंसर आ गया। तो कभी भी ऐसा प्रश्न पूछे आप धड़ल्ले से उत्तर बता सकते हैं। तो इसका आंसर कितना है? 5। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके मन में ऐसा भी सवाल है कि अगर यहाँ पर और कोई डाटा रहे, कोई भी डाटा रहे, अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 15 है और यहाँ पर आपको दे दिया जाए 10, इन दोनों का डिफरेंस दिया गया है, मान लीजिए कि 20 दिया गया है। कितना दिया गया? 20। और आपसे पूछा है सार्व अंतर, तो 15 में से 10 गया, 5 बचा, तो 5 से इसको भाग लगा देंगे तो कितना आया मेरे भाई? 4। तो इसका सार्व अंतर कितना होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगा, उसकी परिमिति होगा। तो सबसे पहले एक बना लेते हैं अर्धवृत्त। अर्धवृत्त पहले बना लेते हैं, ये रहा हमारा वृत्त। ठीक है, इस वृत्त का हमें अर्धवृत्त बनाना है तो हमें इसे क्या करना होगा? बीचों बीच काटने होंगे। तो हमने काट दिया। अब यहाँ पर अर्धवृत्त है तो हम इसको थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। इस चीज को हमने मिटा दिया। ये हमारा क्या बन गया? अब अर्धवृत्त बन गया। ये क्या है? अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का कह रहा है कि त्रिज्या जो है वो 3r है। त्रिज्या 3r, इसके कहीं ना कहीं क्या होंगे? सेंटर होंगे। तो ये हमने सेंटर O माना। इसका कह रहा है त्रिज्या 3r है, यानी कि ये वाली दूरी 3r है और ये वाली भी जो दूरी है 3r है। यहाँ से ये भी दूरी 3r है। तो टोटल दूरी की बात की जाए तो टोटल दूरी कितना है? 6r है, यानी इसका डायमीटर जो है
कितना है 6r है। तो हमसे परिमिति पूछा गया। परिमिति का अर्थ होता है कि चली गई दूरी। सीधी सी बात समझे कि परिमिति का अर्थ होता है चली गई दूरी। अगर आप यहां पर चले तो चली गई दूरी, चली गई दूरी। यहां पर हम मार्कर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। चली गई दूरी, तो आप अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो कहां चलेंगे? ये वाली पॉइंट चलेंगे, ऐसे ही तो चलेंगे। तो यहां से यहां चलेंगे, उसके बाद ये वाली दूरी चलेंगे। तो टोटल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पर आपको पता है कि एक वृत्त पर अगर पूरा कंप्लीट चला जाए तो 2πr, तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ अगर हम चलते हैं तो πr, पाई इंटू आर, प्लस क्या हो जाएगा? ये वाली दूरी हमने चला, तो ये वाला दूरी चलेंगे तो टोटल 3r और 3r कितना हो गया? 6r। तो हमारा आंसर कितना हो गया? πr प्लस 6r, πr प्लस 6r। और यही हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है? तो देखिए हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपसे प्रायिकता यदि पूछी जाए तो प्रायिकता होने के लिए या प्रायिकता न हो, प्रायिकता होने के लिए न्यूनतम, न्यूनतम और अधिकतम, न्यूनतम और अधिकतम के बीच हो सकता है। कोई भी पॉसिबिलिटी न्यूनतम और अधिकतम के बीच हो सकता है। जैसे न्यूनतम अगर बात की जाए तो न्यूनतम हो सकता है कि 0 हो जाए या 0 के बराबर हो जाए, 0 से अधिक हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? तो प्रायिकता हो सकती है पीई, या हम कह सकते हैं कि 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। 1 के बराबर या 1 से छोटा हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि न्यूनतम वैल्यू 0 हो सकता है, अधिकतम वैल्यू 1 हो सकता है। न्यूनतम वैल्यू 0 और अधिकतम वैल्यू 1 हो सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि कौन सी घटना नहीं हो सकती, घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए 0.7 कहाँ आएगा? 0 और 1 के बीच में, तो ये हो सकता है। 2.5 देखिए कहीं भी 2.5 0 और 1 के बीच नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि हम किसके साथ आंसर लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ, और बी नंबर ही हमारा आंसर क्या होगा? सही होगा। 75% का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे 0.75 होता है। तो 0.75 0 और 1 के बीच होते हैं। इसी तरीका से 4/5 को हम लिख सकते हैं 0.8, 0.8 भी जो होगा वो किसके बीच होंगे? 0 और 1 के बीच में होगा। तो यहाँ से एक ही ऑप्शन हमारा था बी नंबर, जो हमारा प्रायिकता नहीं हो सकता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश है, यानी कोई घटना है ई और इसकी पूरक घटना ई डैश है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है कथन। तो इस बात को समझिए कि कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा कि प्रायिकता, प्रायिकता में घटना घटित होने की, घटना होने की और घटना नहीं होने की, नहीं होने की, इन दोनों का योग जो होता है वो 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। यानी घटना होने की प्रायिकता और घटना नहीं होने की प्रायिकता, इन दोनों का योग हमेशा 1 के बराबर होगा। घटना होने की क्या कह रहा है कि ई है, यानी कि पीई, और कह रहा है कि उसका पूरक यानी घटना नहीं होने की, तो कह रहा है कि पी ई डैश है, पी ई डैश है। तो ये दोनों किसके बराबर होंगे? तो कहा जाएगा 1 के बराबर होंगे। अब तो मेरे भाई यहाँ से उत्तर आप लगा सकते हैं कि यहाँ से हमारा एक ही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा।
तो आप समझ गए होंगे ये सारी बातों को, तो इस छोटी छोटी पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे की, एक पासी नहीं एक पासे होती है, ठीक है, एक पासे, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता क्या है? यानी कि जब हम एक पासा फेंकते हैं, एक डाइस फेंकते हैं, तो उसमें दो नहीं आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि टोटल घटना कितनी हो सकती है। अगर हम एक पासा को फेंकते हैं, तो एक पासा को फेंकने पर कौन-कौन से नंबर आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है या 6 आ सकते हैं। इसके अलावे तो कोई भी नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि एक पासे में 6 सतह होते हैं और 6 सतह पर 6 अंक निर्धारित होते हैं। तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6 आ सकते हैं। इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता। तो टोटल जो घटना हो सकता है वो 6 हो सकते हैं। टोटल नंबर आने की प्रायिकता क्या हो सकती है? 6 हो सकती है। अब कह रहा है कि 2 को नहीं आना है। 2 को नहीं आने की प्रायिकता पूछा गया है कि नहीं आ सकता है, तो इसका मतलब है कि 2 नहीं आएगा तो टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 नंबर हैं जो आ सकते हैं। तो 2 को नहीं आने की प्रायिकता यही हो सकता है कि 5/6 जो होगा वो 2 नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर सी, कि टोटल 5 ऐसे नंबर हैं जो आ सकते हैं। तो जो आ सकते हैं, तो वो क्या है? 2 को नहीं आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अब इसका आंसर बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 1/6 लगा देंगे, जो गलत होगा। जो क्या होगा? गलत होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, प्रश्न है हमारा, अच्छी तरह फेंटे गए 52 ताश की एक गद्दी में, यानी आपको यहाँ पर कहा गया है कि एक ताश की गद्दी है जिसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। यहीं पर आप समझ जाइए कि इस टोटल 52 पत्ते में, टोटल 52 पत्ते में 4 तरह के पत्ते होते हैं। एक होता है, यहाँ काला से काला लिख देते हैं, ठीक है? काला पान और काला ठिकरी, ठिकरी, ठीक है? अब ठिकरी होता है या टिकरी होता है मेरे भाई, आप समझिएगा। इसी तरीका से लाल को हम लिख देते हैं कि एक होता है लाल पान, लाल पान, और एक होता है लाल ठिकरी, लाल ठिकरी होता है। लाल ठिकरी जो बर्फी आप खाए होंगे, बर्फी की तरह होता है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पान का पत्ता इस तरीका से हो गया, ठिकरी इस तरीका से होता है, यहाँ पर लाल पान ऐसे हो गया, और लाल ठिकरी की अगर बात की जाए तो इस तरीका से लाल ठिकरी हो गया। तो टोटल अगर बात की जाए तो 52 पत्तों में से 4 हिस्सा की जाए तो 13-13 पत्ते हर एक ग्रुप में जाएँगे। यहाँ भी 13 पत्ता होगा, यहाँ भी 13 पत्ता होगा, और यहाँ भी 13, और यहाँ भी 13 पत्ते होंगे। टोटल 13-13 पत्ते होंगे। तो कह रहा है, और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि हर पत्ते, हर काला पान भी होगा तो 12 है, 13 पत्ते हैं तो 13 में हर चीज़ बराबर होगा। इसमें भी गुलाम होगा, राजा होगा, रानी होगा, बादशाह होगा, ये सारा चीज़ इसमें भी होगा। इक्का, आपका नहला, दहला जो भी होते हैं ये सारे इसमें भी होंगे। ये सारे में ग्रुप में नहला, दहला, इक्का, राजा, रानी जो भी है ये सारे चीज़ होते हैं। तो कह रहा है कि इसके काले रंग के बादशाह होने का, क्या पूछा है कि काले रंग का बादशाह। अब देखिए, काले रंग का बोला है, इसका मतलब कि काला रंग यही है। काला रंग कौन-कौन सा है? तो आप कहेंगे कि काला रंग यही है, यही है टोटल काला रंग, क्योंकि काला पान में भी एक होगा, एक बादशाह यहाँ भी होगा और एक बादशाह यहाँ भी होंगे। तो टोटे काले कलर में टोटल कितने बादशाह हो गए? तो आप कहेंगे कि 2 बादशाह हो गया। कितने बादशाह हो गए? 2 बादशाह हो गया। और टोटल अगर देखी जाए तो पत्तों की संख्या है कितनी? तो आप कहेंगे कि 52 पत्तों की संख्या है। यानी कि 52
पत्तों में से 2 ऐसे पत्ते हैं जो बादशाह होने की प्रायिकता है, तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे 1/26। कितना होगा? 1/26। और हमसे यही प्रश्न पूछा गया था कि बादशाह होने की प्रायिकता क्या हो सकती है? तो 1/26 होगा। तो ऐसे आप कुछ भी प्रश्न बना सकते हैं। अब इसी में कह देता कि लाल पान का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है? तो लाल पान में 1 बादशाह होगा, तो 1 बटा टोटल कितने पत्ते हैं? 52 पत्ते हैं, तो लाल बादशाह होने का प्रायिकता क्या है? 1/52 हो जाएगा। कुछ भी प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। चल, प्रश्न है हमारा, यदि 24, 27, 28, 31, 34, x, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 हो तो x का मान होगा। देखिए, माध्यिका यानी कि मिड पॉइंट, माध्यिका यानी मिड पॉइंट। तो आपको माध्यिका निकालने से पहले सबसे पहले जरूरी काम क्या होता है कि जो भी नंबर्स हमें दिए गए हैं, इस नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में सजाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ नजर दौड़ाना होगा कि बढ़ते क्रम में ये नंबर है या नहीं है। तो देखिए, 24, 27, 28, 31, 34, 37, 40, 42, 45, 50, यानी कि ये सारा का सारा नंबर हमारा असेंडिंग ऑर्डर में है। तो हम क्या करेंगे, अब बीच वाले चीज को देखेंगे। देखिए, टोटल संख्या कितनी है? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 संख्या है। अब इसको बराबर बराबर भागों में बांट दीजिए। तो देखिए, 5 हिस्सा इधर एक ग्रुप में लेकर चले जाते हैं और 5 हिस्सा एक ग्रुप में लेकर चले जाते हैं, यानी कि 5 नंबर हमने लेफ्ट साइड को दिया और 5 नंबर हमने राइट साइड वाले को दिया। तो बीच में एक बचा क्या मेरे भाई? एक्स। और यही हमारा x जो होता है वो क्या होगा? माध्यिका होगा। क्या होगा? माध्यिका होगा। और यही माध्यिका हमारा दिया कितना गया है? तो आप कहेंगे कि सर 35 दिया गया है। माध्यिका कितना है? 35 है। तो इसका उत्तर भी कितना होगा? 35। यानी x का वैल्यू क्या हुआ? 35। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हुआ? सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। अब इसी में अगर आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि सर अगर टोटल 11 नंबर नहीं होता, टोटल 10 नंबर होते, तब हम क्या करते? तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर 10 नंबर होता, जैसे हम यहाँ पर कर देते हैं, ये रहा 10 नंबर, तो हम इसको मिटा देते हैं, ये है ही नहीं, आप समझे कि ये है ही नहीं। तो अब टोटल कितना नंबर हो गया? 10 नंबर हो गया। तो अब करना क्या है आपको? देखिए, 4 नंबर इधर बांट दीजिए और 4 नंबर को इधर बांट दीजिए। तो बचा क्या? 34 और x, 34 और x। तो 34 प्लस x करेंगे, इसका आधा, माध्यिका मतलब आधा, आधा किसके बराबर होगा? क्योंकि औसत निकाल रहे हैं, तो किसके बराबर? 35 के बराबर हो गया। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, 35 का डबल कितना होता है? 34 प्लस x बराबर 35 का डबल 70 होता है, तो 70 हम कर दिए। तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आप कहेंगे 70 माइनस 34 हो जाएगा। 70 माइनस 34, 70 में से अगर 34 हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 36 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया? 36। इसका आंसर 36। तो चाहे आपको किसी भी तरीका से प्रश्न पूछा जाए, आप मेरे भाई पैनिक बिल्कुल ना होंगे। ठीक है, चल, क्वेश्चन है आपका, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है? क्वेश्चन है कि संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि संचयी बारंबारता, बारंबारता के बाद हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता का उपयोग हमारे माध्यिका वाले फॉर्मूला में इस्तेमाल किया जाता है। माध्यिका वाले फॉर्मूला में इस्तेमाल किया जाता है। तो माध्यिका हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन है, माध्य कौमा माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? ये संबंध देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा
कि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि बहुलक का फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो हमें यही फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि संबंध है माध्य माध्यिका और बहुलक में यही संबंध होते हैं कि बहुलक जो होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर सॉल्व करने का तरीका आप समझिए, हमें चाहिए बहुलक, केवल बहुलक चाहिए, यानी बहुलक की संख्या केवल एक है, बहुलक की संख्या एक है। तो यहाँ ध्यान रखिए माध्य और यहाँ बहुलक, यहाँ बहुलक है यहाँ माध्य है, तो यहाँ 3 गुना माध्य होगा। क्या होगा? 3 गुना माध्य। और ये माध्य जब इधर जाएगा, ये माध्य अगर इधर जाएगा तो आप क्या करेंगे, आपको हम सबसे अच्छा है कि हम आपको समझा दें। चल सबसे बेहतर है कि हम आपको समझा दें। देखिए इस ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इस ऑप्शन में क्या होगा, माध्य माइनस बहुलक बराबर क्या होगा, तो ये 3 गुना माध्य, तो 3 माध्य माइनस 3 गुना माध्यिका, तो 3 माध्यिका हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से देखिए बहुलक को उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, माध्य यहाँ है तो 3 माध्य है, इधर आएगा तो माइनस का 2 माध्य हो जाएगा। ये 3 माध्यिका है तो इधर आकर प्लस हो जाएगा, 3 माध्यिका बराबर ये माइनस का इधर है तो इधर जाकर प्लस का हो जाएगा। तो बहुलक बराबर देखिए क्या हो गया, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो गया, सही हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि देखिए हमें जब भी बनाना होगा तो हम करेंगे क्या, देखिए ये 3 गुना माध्य है और यहाँ भी माध्य है, तो इन दोनों का अंतर क्या होगा, 2 माध्य हो गया। क्या हो गया, 2 माध्य हो गया। ये इधर आया तो माइनस का हो गया, यहाँ पर 3 गुना माध्यिका है, प्लस का है, इधर आकर ये भी क्या बन जाएगा, माध्यिका बन जाएगा माइनस का। तो इस वजह से माध्यिका हमें माइनस में नहीं चाहिए तो बी नंबर होगा नहीं। यहाँ देखिए 3 बहुलक है और यहाँ भी माइनस का बहुलक है, तो 3 और इधर जाकर 1 बन जाएगा 4, तो 4 बहुलक नहीं चाहिए। तो ऐसे ही 2 ऑप्शन कट गए। बात समझे या नहीं समझे, समझ गए। चल अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है। बहुलक वर्ग क्या है, बहुलक का अर्थ होता है जो सबसे अधिक बार आया है। बहुलक का अर्थ क्या होता है, जो सबसे अधिक बार नंबर रिपीट हुआ है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 0 से 10, 0 और 10 के बीच में कोई नंबर है जो 15 बार रिपीट हुआ है। 10 और 20 के बीच का जो नंबर है वो 20 बार रिपीट हुआ है। 20 और 30 के बीच का जो नंबर है 45 बार रिपीट हुआ है। 30 और 40 के बीच का नंबर 15 बार रिपीट हुआ है और 40 और 50 के बीच 25 बार रिपीट हुआ है। तो कह रहा है कि बहुलक वर्ग क्या है, यानी जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा 45 रिपीट हुआ है, सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ है, 45। यानी कि 20 और 30 के बीच का कोई ऐसा नंबर होगा जो 45 बार आया है। तो इसका बहुलक वर्ग क्या है, 20 और 30। तो हमारा आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 20 और 30, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे ऐसे भी प्रश्न आते हैं और आप जैसे बच्चे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो छोड़ना नहीं है मेरे भाई, अच्छे ढंग से इसको कंप्लीट करना है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस 2 टू एक्स प्लस 3 4 एक्स प्लस 5 तथा 5 एक्स प्लस 2 का माध्य 18 है तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा। देखिए माध्य का अर्थ होता है औसत, माध्य का अर्थ क्या होता है, औसत। तो हमें निकालना है औसत। औसत क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो सभी संख्याओं का योग करेंगे तो x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 5 प्लस 5x प्लस 2, टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4, तो बट्टा 4 हो गया। माध्य कितना दिया है, माध्य 18 दिया है तो बराबर 18 कर लेते हैं, ये रहा 18। तो यहां से अब सॉल्व करते हैं, x 2x x 2x 4x 5, 5 4 9 2 11 1 12, तो 12x हो गया प्लस 2
3 5 5 10 और 2 12, तो 12 बराबर हो गया। ये इधर जाएगा तो 18 गुना 4 कितना हो गया, 18 गुना 4। तो यहाँ से 12 हम कॉमन लेते हैं, तो 12 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x प्लस 1 बचेगा, बराबर 18 गुना 4 72 होता है। तो यहाँ से 12 से कटेंगे तो 12 छक कितना होता है, 72। तो यहाँ से x प्लस 1 कितना आया मेरे भाई, तो आप कहेंगे 6। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आया, 6 माइनस 1, तो x बराबर 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो हमसे पूछा था कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 5 होगा, x का मान 5 होगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रश्न था जो हमें ऐसे ही मुफ्त में 1 नंबर हमें दे जाएगा। प्रश्न है हमारा, बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। देखिए, कभी भी अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाए तो आप क्या करना है, आपको सबसे पहले हम समझा देते हैं कि ये रहा x, ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर हम इसको बोलते हैं कि x डैश है, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं y और इसको कहते हैं y डैश। इधर का वैल्यू निगेटिव, इधर का वैल्यू निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। 15 और 8 है, इसको हम कहते हैं कि ये x पर चली गई दूरी है और इसको हम कहते हैं कि y पर चली गई दूरी है। यानी कि x पर चली गई दूरी जो है वो 15 है, यानी x पर चली गई दूरी कितना है, 15 है, ये रहा 15। और कह रहा है कि y पर चली गई दूरी 8 है, तो ये रहा y पर चली गई दूरी 8 हो गया, y पर चली गई दूरी 8 हो गया। तो कह रहा है कि ये पॉइंट जो है कहीं ना कहीं मिले होंगे, कहीं ना कहीं ये पॉइंट मिला होगा। तो ये पॉइंट कहाँ पर मिला, देखिए यहां से अगर देखा जाए तो ये रहा ऐसे हो गया और ये रहा ऐसे, तो ये यहां पर मिला है, इस पॉइंट पर मिला है और इसी पॉइंट को डिनोट किया गया क्या, 15 और 8, 15 और 8। तो कह रहा है कि मूल बिंदु से कितना दूरी है। मूल बिंदु से कहने का अर्थ है कि 0 0 से यहां से ये दूरी कितना है, ये पूछा गया है कि ये दूरी कितनी है। तो ये दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आपको पाइथागोरस लगाना है। पाइथागोरस क्या है, ये देखिए, ये वाली कितनी है, 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। जितनी दूरी ये है उतना ही दूरी ये भी है, तो ये 8 है, तो ये भी कितना होगा, 8 होगा, ये भी कितना होगा, 8 होगा। तो यहाँ से हमसे पूछा गया ये वाली दूरी कि ये दूरी कितना होगा, तो ये दूरी क्या करेंगे, रूट अंडर क्या होगा, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये है 8 का स्क्वायर। तो 15 और 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर 225 होता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे 64 होता है, तो 64 हमने किया। इन दोनों का सम कितना हो गया, तो आप कहेंगे 169, 169 हमने ठीक किया है, 6 2 8 नहीं, 169 नहीं है, चल 225 और 64 कितना हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 2 8 हो गया और 2 हो गया, यानी 289 हो गया। तो 289 का अंडर रूट कितना होता है, तो आप कहेंगे 17 होता है। इन दोनों का, इसका 289 का रूट कितना होता है, 17 होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 17। तो हम किसके साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा सही आंसर होगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं और आज के सेट में हमने लेकर आया है। देखिए क्वेश्चन है, सरल रेखा y बराबर 2x माइनस 3 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा। 2,2 से, 4,1 से, 3,4 से या 5,7 से। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक सरल रेखा है, जैसे ये सरल रेखा है, ठीक है, ये सरल रेखा का दिया गया है कि y बराबर जो है, y इक्वल दिया गया है 2x माइनस 3,
तो कह रहा है कि इस आलेख का निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, कोई ना कोई तो पॉइंट होगा। यहाँ पर मान लेते कि कोई पॉइंट होगा जो इस पॉइंट से होकर गुजरा है और हमें नहीं पता है कि वो पॉइंट कौन सा है, हमें नहीं मालूम कि ये पॉइंट कौन सा है जिससे ये होकर गुजरा है। तो जब भी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन से सॉल्व करें। इसे सॉल्व करें, ऑप्शन से सॉल्व करें। कैसे? सबसे पहले इसे एक इक्वेशन बनाएं। तो यहां पर होगा क्या, 2x माइनस वाई बराबर 3। हमने 3 को इधर लाया, y को उधर ले गया, तो हमारा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर जो भी वैल्यू दिया गया है वो x और y का वैल्यू दिया गया है, तो अपनी मर्जी से यहाँ पर x और y को रखेंगे। इन दोनों का अंतर जो होना चाहिए वो 3 के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का अंतर 3। तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना कितना होगा 4 हो जाएगा, और -2 y के जगह पर 2 रखेंगे तो 4 में से 2 गया 3 तो नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। 4 का डबल 8 होता है, 8 -1 करेंगे तो 8 में से एक जाएगा 3 नहीं होगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी हमारा गया। 3 का डबल 6 होता है, 6 में से 4 जाएगा तो भी 3 नहीं होगा, तो ये भी उत्तर नहीं। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर देखिए आ जाएगा 2 गुना 5 माइनस 7 बराबर, देखिए तो 3 है या नहीं है, बिल्कुल है। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2, 0। क्वेश्चन है हमारा क्या, कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु है -2, 0 एवं 6, 0 से समदूरस्थ होते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है समदूरस्थ का फॉर्मूला। समदूरस्थ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, देखिए समदूरस्थ का अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो आप ध्यान रखिएगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा समदूरस्थ का फॉर्मूला है। तो यहां पर ध्यान रखिए, कह रहा है कि बिंदु 2 है, ठीक है, एक बिंदु यहां पर है और एक बिंदु यहां पर है। जो कह रहा है कि -2 और -0 है, और ऐसे ही एक और बिंदु है जो 6, 0 है। ये कह रहा है कि किसी अन्य बिंदु से वह बिंदु हमें निकालना है जो जो क्या कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, और कहां पर है, एक्स अक्ष पर है। तो ये हमारी एक्स अक्ष वाली लाइन हो गई। तो एक्स अक्ष पर अगर कहीं है तो हम मान लेते हैं कि यहां पर है, यहां पर कोई बिंदु है। अगर एक्स अक्ष पर है इसका मतलब है कि y 0 है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स पर चली गई, एक्स पर एक्स पॉइंट मान लेते हैं, या मान लेते हैं ए है, और y पर 0 है, इसका मतलब y 0 हो गया। तो a, 0 हमने माना कि a, 0 से ये वाली बिंदु और ये वाली बिंदु दोनों समान दूरी पर है। दोनों क्या है, समान दूरी पर है। तो अब हम यहाँ से समान दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं। समदूरस्थ का फॉर्मूला क्या है, √x2, यानी कि a-2, तो माइनस माइनस +2, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 0 माइनस 0 हो गया। तो 0 माइनस 0 0 है, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हटा देते हैं। बराबर हो जाएगा किसके, तो इसके। तो 6 माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 ये भी है, 0 ये भी है, तो 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं। यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर देख पा रहे हैं तो ये रूट और ये रूट दोनों कैंसिल, तो हुआ क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, और प्लस 2ab, तो 2 दूना 4a हुआ, बराबर यहाँ से a माइनस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, a का स्क्वायर a हो गया, और माइनस 6 दूना 12a हो गया। तो यहाँ से देखिए a स्क्वायर और a स्क्वायर दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से अगर 12a को इधर लाएंगे तो 12a अब प्लस 4a बराबर हो गया। ये 4 को इधर ले जाते हैं तो 36 माइनस क्या हो गया, प्लस है तो इधर जाकर माइनस हो गया, तो 4 हो गया। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हुआ क्या, 12 + 4 कितना होता है, 16।
तो 16a बराबर 36 में से 4 गया 32, तो a का वैल्यू कितना आया 32/16 यानी कि 2। तो a पर चली गई जो दूरी है वो कितना है, a का वैल्यू आया 2 यानी कि 2,0 यानी कि वह बिंदु हमें निकालना था, तो बिंदु क्या आया 2,0 और ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। ये रहा y एक्सिस, ये रहा हमारा x एक्सिस, ठीक है। तो कह रहा है कि बिंदु 13 और 15 यानी कि यहाँ पर x पर चली गई जो दूरी है, x पर चली गई दूरी 13 है और y पर चली गई दूरी 15 है। x पर चली गई दूरी 13 और y पर 15 है। तो x पर मान लेते हैं कि x पर चली गई दूरी ये रहा, x पर चली गई दूरी ये रहा, तो इसको हमने माना कि ये 13 है। y पर चली गई दूरी 15 है, तो ये रहा हमने माना 15, तो ये हमने 15 माना, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो होगा क्या, ये देखिए ये हो गया और इधर से बात की जाए तो ये हुआ। तो ये दोनों पॉइंट कटे कहाँ हैं, इस पॉइंट पर कटा है। तो इस पॉइंट पर कटा है तो इसी को हमने नाम दिया 13,15। तो कह रहा है कि y अक्ष से कितनी दूर है। तो ये देखिए ये रहा हमारा y अक्ष, ये रहा क्या y अक्ष है, और y से ये कितना दूरी पर है। तो देखिए y से ये कितना दूरी पर है, ये वाली दूरी हमें बताना है। तो ये दूरी कितना है, जितना ये दूरी है, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो ये 13 है तो ये भी कितना होगा 13 हो जाएगा, यानी कि y अक्ष से दूरी निकाला जाए तो कितने से कितने हैं 13। तो ऐसे आप प्रश्न को सॉल्व कीजिए डायग्राम के माध्यम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, तो हम वृत्त बना लेते हैं। कह रहा है कि इस वृत्त का व्यास है, तो इस वृत्त का हम ये व्यास बना लेते हैं। तो ये रहा व्यास। कह रहा है कि इसके सिरों का निर्देशांक यानी कि ये वाली पॉइंट, कह रहा है कि -10 और 6 है, और एक सिरा ये वाला रहा तो ये है 6, -10 है। तो कह रहा है कि वृत्त के केंद्र का निर्देशांक क्या होगा, तो ये रहा केंद्र। अब मेरे भाई एक बात बताइए, केंद्र से कहीं भी लाइन खींचे परिधि पर तो बराबर दूरी पर, अगर ये r है तो ये भी क्या होगा r होगा, यानी कि ये बीचों बीच का पॉइंट है। तो बीचों बीच का पॉइंट है तो हम क्या लगा देते हैं, मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला लगाते हैं। तो क्या होगा x1 + x2, फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2 का आधा, y1 + y2 का आधा, यही हो जाएंगे। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -10 और 6, -10 और 6 कितना हो गया, तो आप कहेंगे -10 + 6 बट्टा क्या हो गया 2, 6 और 10, 6 ± -10 बट्टा क्या हो गया 2। तो यहाँ से -10 और 6 माइनस का आ गया 4, तो -4/2, और यहाँ से क्या आया आप कहेंगे तो माइनस का यहाँ भी आ गया। चल माइनस का क्या आया 4/2, तो ये भी कितना आया -2, यहाँ भी -2। तो उत्तर क्या आएगा -2, -2। इसके सही आंसर किसके साथ जाएगा -2 -2 के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ। तो यहाँ कुछ नहीं, मिड पॉइंट वाली फॉर्मूला आपको लगाकर निकाल देने थे आंसर। चल क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2, 4, 0,6 तथा 4, -1 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक निकालना है। यानी कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल आपको दिया गया है,
ये ट्रायंगल दिया गया है। इस चल तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का निर्देशांक दिया गया है तीनों वर्टेक्स का। तीनों वर्टेक्स का निर्देशांक है 2,4, 0,6 और 4-1 दिया गया है। और पूछा है कि इसके केंद्रक का निर्देशांक। तो केंद्रक का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे आप। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको केंद्रक का यानी कि जी का वैल्यू निकालना हो या सी का, जो भी आपसे कहा जाए, केंद्रक का वैल्यू निकालना हो तो आपको क्या करना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3 करना है। तो यहां से जोड़िए, क्या होगा, 2, 0, 4, 4 है 2 कितना हो गया, 6 हो गया, 6/3 कितना हो गया, 2। इसी तरीका से 4, 6, 10 में से 1 गया तो बचा क्या, 9, 9/3 हो गया 3। तो निर्देशांक कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 2,3, 2,3। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2,3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। तो निर्देशांक का, जब भी आपको ट्रायंगल का सेंटर का अगर निर्देशांक निकालना हो तो कुछ नहीं करना है, तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देना, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 y3 कर देना है। अगला प्रश्न है, बिंदु 13,19 से x अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है, x एक्सिस। हम एक्सिस बना लेते हैं, ये रहा, ये रहा, ठीक है। कह रहा है कि x अक्ष पर डाले गए, x अक्ष पर डाला गया है लंब, ठीक है। ये रहा y, ये y है, ये x डैश है, ये x है और ये y डैश है। तो कह रहा है x अक्ष पर डाले गए 13 और 19। तो सबसे पहले हम पता करते हैं कि पॉइंट है क्या। ये x पर चली गई दूरी है 13 और y पर चली गई दूरी 19 है। x पर चली गई दूरी 13 और y पर चली गई 19। इसका मतलब है कि y पर ये रहा दूरी 19 और x पर चला गया दूरी 13, ये रहा। तो कह रहा है कि x अक्ष पर डाले गए, तो देखो ये रहा x अक्ष, ये रहा, और डल लंब है, ये क्या है, लंब है, 0 और 0, यहाँ पर पॉइंट है। तो यही तो दूरी है लंब, ये क्या है, लंब है। तो लंब की लंबाई कितनी है, 19। तो इसका आंसर कितना हो गया, 19। आंसर हो गया 19। अगर इसी पर कहा जाता कि y पर डाले गए लंब कितनी है, y पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, तो y पर डाले गए लंब की लंबाई ये x एक्सिस वाला होता, क्या होता, x एक्सिस वाला हो जाता। बात समझे या नहीं समझे, बात समझे। चल, प्रश्न है, बिंदुओं -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो सबसे पहले चतुर्थांश निकालने से पहले हमें जानना होगा कि इसका मिड पॉइंट क्या है। तो इन दोनों का x1 प्लस x2 करते हैं, -2 -6 जोड़ेंगे, अब बट्टा क्या करेंगे, आधा करेंगे। इसी तरीका से 8 और -4, तो 8 और -4 को जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, बट्टा क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से करेंगे -2 -6 -8/2 हो गया, और यहाँ से 8 में से 4 गया, 4/2। तो यहाँ से 2 से जाएगा तो -4, और यहाँ 2 से गया तो बचा क्या, 2। यानी कि मिड पॉइंट जो आया है -4 और 2 आया है। तो कह रहा है कि किस चतुर्थांश में है, ये रहा हमारा x एक्सिस y एक्सिस। तो आपको अभी हमने कहा कि ये पॉइंट y है और ये पॉइंट y डैश है, ये x है और ये रहा x डैश। x डैश यानी कि निगेटिव वाला नंबर होगा और y डैश यानी कि y में निगेटिव नंबर होंगे। तो कह रहा है x पर निगेटिव है -4, तो -4 इधर आएगा, मान लेते हैं कि ये -4 होगा। और कह रहा है y पर हमें प्लस जाना है, y पर 2 है, ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। तो x में हमें जाना था -4 और y में जाना है 2, तो y में गए 2, तो ये रहा 2। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा की अगर बात की जाए, पॉइंट की अगर बात की जाए, तो पॉइंट यही होगा। ये पॉइंट कहाँ पर मिल रहे हैं, ये पॉइंट जो है कहाँ मिल रहा है, तो आप कहेंगे इस वाले।
तो इसको कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? तो ये रहा फर्स्ट, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 चतुर्थांश है। हमें x नेगेटिव था तो ये नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि द्वितीय में हमारा ये पॉइंट है। तो यही हमारा आंसर हुआ। फिर भी आपको लगता है कि हमें कोई समस्या हो रहा है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मेरे भाई बताइएगा। चलिए, क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक, किसी त्रिभुज, ठीक है, के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक कह रहा है। एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं, ये ट्रायंगल है, इसका कह रहा है कि निर्देशांक जो है 0 6 है, 0 6 है, 0 0 है और यहां से रहा 8,0 है। तो 8,0 हमने बनाया। तो कह रहा है कि इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालना है, परिमिति क्या होता है अभी हमने बताया था ट्रायंगल में आपका सर्कल वाले क्वेश्चन में, कि परिमिति का अर्थ होता है कि चली गई दूरी। आप अगर इस पॉइंट से चलना शुरू करते हैं तो चली गई दूरी क्या होगा, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी। तो आपको सबसे पहले दूरी निकालना होगा, तो इन दोनों के बीच का दूरी निकालिए, फिर इसके बीच का दूरी, इसके बीच का दूरी निकाल लेते हैं। दूरी का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता है तो आप लिख लेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट है। ये x2 माइनस x1 कर दीजिएगा, तो यहाँ पर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चल देखिए, इसको मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2, इसको मान लेते हैं x3 y3। तो यहाँ देखिए 0 में से 0 हो जाएगा, 0 बचेगा, 0 में से -6 तो -6 का होल स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट कर लेंगे। तो क्या हो गया, ये स्क्वायर से गया, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो 36 का अंडर रूट लेंगे तो क्या होगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कितना रहा, 6 रहा। कोई दिक्कत, देखिए 0 में से 6 घटाने थे तो -6 आया, तो -6 का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत इसमें, -6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का अंडर रूट लेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ से निकालेंगे तो देखिए इन दोनों में से 8, ये कितना हो गया, 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस y3 0 है, 0 में से 6 घटाएंगे तो -6 और -6 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64, अब प्लस 6 का स्क्वायर 36 अंडर रूट। तो 64 प्लस 36 कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 100 हो गया, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 10 होता है, तो 10 हो गया। यहाँ से निकालेंगे तो x3 में से x2 गया तो 0 में से 8 में से 0 जाएंगे तो 8 बचेंगे, तो 8 का स्क्वायर प्लस 0 में से 0 गया, 0 बचा तो इसी का अंडर रूट ले लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया, 8 का स्क्वायर 64, 64 का अंडर रूट 8 हो गया। तो यहाँ से देखिए कि ये वाली दूरी 6 हो गई, ये वाली दूरी 8, ये वाली दूरी 10, तो टोटल कितना हो गया, 10 प्लस 8 प्लस 6, यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 6, 10 8 18, 18 6 कितना हो गया, 24। तो कितने आंसर आ गए, 24। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक कभी भी आपसे पूछा जाए तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है, ये हमारा विवेचक है। तो बी किसको कहते हैं, जो x का कोफिशिएंट हो जाए। x का कोफिशिएंट 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो 1 हो गया। c की जगह पर क्या है, तो b हम लिख देते हैं, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4b, तो फिर 4b बराबर 0। तो इसका विवेचक क्या हो गया, 16 माइनस 4b, तो 16 माइनस 4b ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होंगे। चल
प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का अर्थ होता है कि जिनके बीच का अंतर, दो टर्मों के बीच का अंतर समान होना चाहिए, दो टर्म के बीच समान अंतर होना चाहिए। तो यहां देखिए, ये इन दोनों के बीच का टर्म देखिए, 0.44 में से अगर 0.4 घटाया जाए तो आएगा क्या, 0.04। अब इसमें घटाएंगे, इन दोनों का अंतर लेंगे तो 0.444 में से अगर 0.44 घटाएंगे तो आएगा क्या, 0.004 आएगा। तो यहाँ देखिए सार्व अंतर क्या समान है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं होगा। इसी तरीका से अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 11 में से 1 गया तो 10 बचेगा, 111 में से यानी कि 111 में से 11 जाएगा तो 100 बचेगा। यहाँ भी सार्व अंतर समान नहीं है। यहाँ देखिए 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8। यहाँ पर क्या है, सार्व अंतर समान। यहाँ पर क्या है, ये जीपी में है, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और ये 0 में से देखिए -4 में से 0 गया -4, -8 में से -4 गया तो माइनस का 4। तो हमारा एक ही आंसर बना, ऑप्शन नंबर डी। तो समांतर श्रेणी कभी भी निकालना हो तो आप केवल सार्व अंतर को चेक करेंगे, यानी कि दो टर्मों के बीच का दूरी समान होना चाहिए। प्रश्न है समांतर श्रेणी √18, √15, 50, √98, √162, ... का सार्व अंतर होगा। अभी हमने समझाया कि सार्व अंतर किसको कहते हैं, दो टर्मों के बीच के अंतर। तो देखिए किसी भी दो टर्म को ले लीजिए और उसका अंतर निकालिए। जैसे ये √50 है तो √50 और √18 इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं। तो √50 को हम लिख सकते हैं 25 गुना 2, 25 गुना 2। 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो 5, 2 का अंडर रूट नहीं निकलेगा तो √2 हो गया। इसी तरीका से अगर 18 का निकालें तो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 गुना 2। 9 का अंडर रूट क्या होगा, तो आप कहेंगे 3, और 2 का नहीं निकलेगा तो अंडर रूट 2। तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो इन दोनों का अंतर 5√2 माइनस 3√2 बराबर हो जाएगा 2√2, 2√2। तो हमारा सार्व अंतर कितना आया, 2√2। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चल क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद क्या होगा, यानी आपको 11वां पद निकालना है। तो देखिए आपने एक पढ़ा होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको निकालना है 11वां पद, यानी कि n के जगह पर रखना है 11। तो T11 a कितना है, तो 2 है, a कितना है 2 है, प्लस n के जगह पर 11 माइनस 1। d कितना है, दोनों के बीच का अंतर 5 में से 2 गया तो 3 बचा, तो 3 हो गया। तो बना क्या, 2 प्लस 11 में से 1 गया तो आप कहेंगे 10, और 10 का 3 गुना 30 होता है। तो 30 प्लस 2 कितना हो गया, 32। तो हमारा आंसर कितना हो गया मेरे भाई, 32 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हालांकि इसको निकालने का एक और तरीका है, क्या है देखिए, इन दोनों टर्मों के बीच का अंतर कितना है, 3 का। सार्व अंतर कितने का, 3 का। तो 11 गुना 3 माइनस 1 करना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्टकट, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा बेहतर अप्रोच चाहिए, ताकि आप इस पे प्रैक्टिस अच्छे ढंग से किए हो तभी आप इस पे जाएं, नहीं तो आप इस पे आराम से जाइए मेरे भाई, आपके पास समय पर्याप्त रहता है। ठीक है, चल क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 18 माइनस 2 हो तो श्रेणी का 7वां पद होगा। श्रेणी का 7वां पद, देखिए जब भी अगर क्वेश्चन में आपको nवां पद दिया गया हो, जब भी nवां पद दिया गया हो, ठीक है, और आपसे कोई भी पद का वैल्यू पूछा जाए, ठीक है, तो आप वहां पर n का वैल्यू जो पूछा गया उसको रख के सॉल्व करेंगे, उसको रख कर सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ nवां पद दिया गया है 18 माइनस 2, और आपसे पूछा गया है कि 7वां पद क्या होगा, इसका मतलब है कि n का वैल्यू 7 है, n का वैल्यू 7 है। तो यहाँ n का वैल्यू 7 रख दीजिए, 8 गुना 7 माइनस 2, 8 सते 56, 56 में से 2 गया 54, तो इसका आंसर कितना होगा, 54।
इसका आंसर कितना होगा 54। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चल, क्वेश्चन है यदि 2x माइनस वन कॉमा 3x प्लस टू एवं 6x माइनस वन किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया है पहले भी, तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। जैसे अगर कभी भी आपको इस तरीका से प्रश्न पूछा जाए तो आपको करना क्या है। देखिए कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सार्व अंतर को इक्वल करना है, क्योंकि दो टर्मों के बीच का अंतर समान होता है तो आप अंतर समान करेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों के बीच के अंतर समान होना चाहिए। इसका अर्थ है कि 3x प्लस टू माइनस 2x माइनस वन, इनका अंतर जो होगा वो 6x माइनस वन माइनस 3x प्लस टू, इनके अंतर के बराबर होगा। इनके अंतर के बराबर होगा। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस दोनों के दो दो टर्म के बीच का अंतर निकालकर इक्वल कर देना है। यहाँ इक्वल कीजिए, 3x प्लस टू माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया इक्वल 6x माइनस 1 है, माइनस और प्लस माइनस 3x और प्लस माइनस माइनस 2 हो गया। यहाँ से देखिए ये 3x, यहाँ से देखिए 3x में से 2x गया तो बचा x, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया बराबर। यहाँ से 6x में से 3x गया तो बचा 3x, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस का 3, x को इधर ले जाते हैं तो बना क्या 3x माइनस x, इस 3 को इधर लाते हैं तो 3 प्लस 3, तो 2x इक्वल हो गया 6। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया मेरे भाई 6/2 यानी कि 3। तो x का वैल्यू क्या हो गया 3, और यही हमसे पूछा गया था कि x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू 3 होगा। बात समझे। चल, आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए हम मान लेते हैं कि nवां पद शून्य होगा। nवां पद शून्य होगा। क्या होगा शून्य होगा। तो जैसे ही हमने nवां पद शून्य बनाया तो tn का फॉर्मूला लगा दीजिए। tn a क्या है 72 है, तो 72 प्लस n माइनस 1, तो 1 हम कर देते हैं। और डी कितना होगा 63 में से 72 जाएगा तो आप कहेंगे कि माइनस का 9 होगा। माइनस का 9 होगा। ठीक है, तो यहां से आप देखिए कि टीएन एनवा पद शून्य है यानी टीएन 0 हो गया। 72 प्लस n माइनस 1 कॉमा माइनस 9, 72 इधर लाएंगे तो माइनस का 72 हो जाएगा बराबर n माइनस 1 इंटू माइनस का 9 गुना माइनस 9, माइनस का 9 और माइनस का 72, माइनस माइनस कैंसिल 9/8 72, तो 8 बराबर क्या हो गया n माइनस 1 हो गया। तो n बराबर क्या हो गया 8 प्लस 1 9, यानी कि हमारा आंसर कितना आया 9, यानी कि 9वां पद जो होगा हमारा वो शून्य के बराबर होगा। क्या होगा 9वां पद हमारा शून्य के बराबर होगा। चल, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क कहिए या रेंट वर्क कहिए, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे मेरे भाई, और इसका आंसर आप ABCD के टर्म में अवश्य देंगे। तो चलिए आज का 30 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन लगे होंगे और सॉल्यूशन आप अच्छे ढंग से नोट भी किए होंगे, आप आंसर भी मैच किए होंगे। आप हमें अवश्य बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए, आपने कितना क्वेश्चन खुद से सही बनाया, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे, ताकि आपसे जो भी बच्चे जुड़े हों वो आपके कमेंट देखकर उनके अंदर भी नंबर अधिक लाने की जिज्ञासा जाग पाए। तो चलिए ऐसे ही सेट के साथ जुड़े रहिए, और जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि उनको भी ऐसे प्रैक्टिस सेशन का लाभ मिल सके, उनके लिए भी हमारा प्रयास सफल हो सके।
तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और जो भी आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट कर ले मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर नंबर की बात है। ठीक है, बेहतर नंबर, बेहतर कॉलेज, बेहतर आपको फ्यूचर मिलेगा। चल फिर मिलते हैं।